गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। आज मैं आप लोगों को तीसरे लेसन धातु और अधातु का हम लोग धातुओं का धातु लवणों के विलयन से क्रिया पढ़ेंगे। धातु का धातु लवण के विलयन से क्रिया। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो जरा गौर से समझिएगा। धातु का धातु लवण के साथ क्रिया हम आपको पहले लेसन में हम इसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिए थे कि धातु का धातु लवण के विलयन के साथ क्रिया जो होती है विस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया। अब ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? अधिक सक्रिय धातु। क्या बच्चों? अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के लवण में से धातु को विस्थापित कर देती है, तो उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम लिख दे रहे हैं इसकी परिभाषा। अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के लवण में से धातु को विस्थापित कर देती है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों जरा गौर से समझिएगा, हम क्या लिखें। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? अधिक सक्रिय धातु। क्या भैया? अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के लवण में से धातु को विस्थापित कर देती है, उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ZnSO4 ले रहे हैं और Ca की क्रिया करा रहे हैं, तो गौर से देखिएगा आपका Zn कम सक्रिय है, कम सक्रिय धातु लवण है, और ये आपका अधिक सक्रिय धातु है। तो अभी परिभाषा लिखे हैं कि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु का लवण। तो ये कम सक्रिय धातु का लवण है, तो कम सक्रिय धातु के लवण में से लवण को विस्थापित कर देता, अर्थात इसको निकाल देगा। तो क्या बना देगा? यहाँ से Ca और यहाँ से SO4, CaSO4 बना देगा, और देखिए Zn बाहर निकल गया, अर्थात धातु को निकाल दिया। तो यही हमको पढ़ना है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो यही हमको पढ़ना है कि कौन अधिक सक्रिय धातु है, कौन कम सक्रिय धातु है, और इसकी क्रियाएं कैसे होती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ने के लिए एक सीरीज आती है सक्रियता, धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अब इस धातुओं की सक्रियता श्रेणी के आधार पर ही हम जान पाएंगे कि कौन सी धातु अधिक सक्रिय है और कौन सी धातु कम सक्रिय है। जैसे अब ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते किसको है? धातुओं की सक्रियता के आधार पर या क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को इनके क्रियाशीलता
शीलता के आधार पर घटती हुई क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। फिर बच्चों गौर से समझिएगा, धातुओं की सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? धातुओं की उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटती हुई क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे धातुओं की सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसमें होता क्या भैया, अधिक सक्रिय श्रेणी से अधिक सक्रिय धातु से कम सक्रिय धातु की श्रेणी भी कहते हैं। फिर बच्चे गौर से समझिएगा, इसे अधिक सक्रिय धातु से कम सक्रिय धातु की श्रेणी भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है? अब आपको मैं वो श्रेणी बनाकर दिखा रहा हूँ और उसे ट्रिक द्वारा बताऊंगा जो आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, अब सक्रियता श्रेणी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। कहो ना, ना क म ल जी, फेरस से प्यार है तो क्या होगा चांदी सोना। फिर गौर से समझिएगा बच्चों, इस ट्रिक को समझाने से पहले हम आपको क्या लिखे हैं? कहो ना, कहो ना, क म ल जी, फेरस से प्यार है तो क्या होगा चांदी सोना। गौर से ट्रिक देखिए भैया, कहो ना कमल जी, फेरस से प्यार है तो क्या होगा सोना चांदी। यानी कहो से के, ना से सोडियम, यम से मैग्नीशियम, ल से एल्युमिनियम, जी से जिंक, फेरस से फेरस, पीबी से प्यार से पीबी, एच से है, सी यू से क्या, एच जी से होगा, ए जी से चांदी, ए यू से सोना। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो ये ट्रिक बना कैसे है? ट्रिक इस प्रकार से बना है
कि एक दो मित्र होते हैं। एक मित्र का नाम कमल होता है। कमल नाम का लड़का फेरस नाम की लड़की से प्यार करता है और वह उससे शादी करना चाहता है, लेकिन बिना दहेज का शादी नहीं करना चाहता है। तो उसका मित्र यह बात जानता है तो अपने मित्र से यही कहता है, न कमल जी फेरस से प्यार है तो क्या होगा सोना चांदी। क्लियर हो रहा है? कहो ना कमल जी फेरस से प्यार है तो क्या होगा सोना चांदी। तो उसका मित्र कहता है कि कहो ना कमल जी फेरस से प्यार है तो क्या होगा सोना चांदी, अर्थात आप दहेज लेकर के क्या करेंगे। क्लियर हो रहा है बच्चों यहाँ तक? तो यही आपकी सक्रियता श्रेणी है। अब इस सक्रियता श्रेणी किस प्रकार से क्रिया करती है इसके बारे में बताने जा रहे हैं आप लोगों को। इसमें से जो ऊपर की धातुएं होती हैं, क्या भैया, ये ऊपर की धातुएं होती हैं, नीचे वाली धातुओं के लवण में से धातु को विस्थापित कर देती हैं, जबकि नीचे वाली धातुएं ऐसा नहीं कर पाती हैं। तो हम आप लोगों को लिख करके बता रहे हैं। श्रेणी में रखी धातुएं अपने से नीचे रखी धातुओं के लवण में से धातु को विस्थापित कर देती हैं, लेकिन नीचे वाली धातुएं अपने से ऊपर रखी धातुओं के लवण में से धातु को विस्थापित नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ऊपर रखी धातु नीचे रखी धातु से अधिक क्रियाशील होती है। फिर बच्चों गौर से समझिएगा हम क्या लिखे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि श्रेणी में रखी धातुएं, क्या भैया, श्रेणी में रखी धातुएं, ये जितनी धातुएं रखी गई हैं ये श्रेणी में रखी धातुएं अपने से नीचे, सपोज कर लीजिए पोटेशियम है, पोटेशियम से नीचे सोडियम है, या सोडियम है, सोडियम से नीचे, सॉरी एक चीज़ गलत हो गया बच्चों, यहाँ आपका के नहीं रहेगा, यहाँ आपका सी रहेगा। पोटेशियम से नीचे सोडियम, सोडियम से नीचे कैल्शियम, कैल्शियम मैग्नीशियम से नीचे एल्युमिनियम, इसी प्रकार से एल्युमिनियम से नीचे जिंक, यानी सब एक दूसरे के नीचे हैं। तो वही कह रहे हैं श्रेणी में रखी धातुएं अपने से नीचे रखी धातुएं। तो सपोज कर लीजिए पोटेशियम ले रहे हैं तो पोटेशियम से नीचे सोडियम आ जाएगा, अगर सोडियम ले रहे हैं तो सोडियम के नीचे कैल्शियम आ जाएगा। नीचे रखी धातुओं के लवण में से धातु को विस्थापित कर देती है, अर्थात पोटेशियम ले रहे हैं तो पोटेशियम के नीचे सोडियम है तो सोडियम का जो लवण होगा उस लवण में से धातु को विस्थापित कर देती है। लेकिन नीचे
वाली धातु है, सपोज कर लीजिए कि यह सोडियम है, तो सोडियम नीचे वाली धातु है, और ये पोटेशियम का लवण है, तो ये विस्थापित नहीं कर पाती। तो वही लिख रहे हैं, नीचे वाली धातुएं अपने से ऊपर रखी धातुओं के लवण में से धातु को विस्थापित नहीं कर पाती। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊपर रखी धातुएं नीचे रखी धातुओं से अधिक सक्रिय होती हैं। क्लियर हो गया? अर्थात ऊपर से नीचे हम बढ़ते जाते हैं तो सक्रियता का क्रम क्या होता है? घटता जाता है। यह आपका अधिक सक्रिय है, अधिक सक्रिय, अधिक सक्रिय, और यहाँ नीचे आते जाइएगा कम सक्रिय हो जाएगा, कम सक्रिय। क्लियर हो रहा है बच्चों? जैसे उदाहरण के तौर पे CuSO4 कॉपर सल्फेट लेते हैं और इस पर जिंक की क्रिया कराते हैं, तो क्या यह संभव है? जरा गौर से देखिएगा बच्चों, कॉपर कहाँ है? जरा टेबल में देख करके बताइए। कॉपर यहाँ है और जिंक कहाँ है आपका? जिंक यहाँ है, अर्थात जिंक ऊपर है, तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो गई? कम हो गई। इसकी क्रियाशीलता क्या हो गई? अधिक हो गई। अर्थात यह कम क्रियाशील धातु का लवण, और यह क्या है? अधिक क्रियाशील धातु, अधिक क्रियाशील धातु है। क्लियर हो रहा है बच्चों? देखिए यह आपका जिंक है, जिंक ऊपर है, तो इससे अधिक क्रियाशील है कि नहीं है? तो वही चीज लिखे, श्रेणी में रखी धातुएं अपने से नीचे रखी धातुएं, तो देखिएगा यह जिंक से नीचे है कि नहीं है? अपने से नीचे रखी धातुओं के लवण में से धातु को क्या करती हैं? विस्थापित कर देती हैं। तो देखिए बच्चों ये क्या हो रहा है, यानी Zn यहाँ से SO4 लेकर के क्या बना देगा? ZnSO4 प्लस क्या आपका बाहर निकल जाएगा? Cu। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसी प्रकार से मान लीजिए बच्चों हम ले लें ZnSO4 प्लस Cu। अब जरा बच्चों देखिएगा, अब क्या है? ये आपका कम क्रियाशील धातु है, कम क्रियाशील धातु है, और यह अधिक क्रियाशील धातु का लवण है। इसकी तुलना में है भैया, किसकी तुलना में? इसकी तुलना में यह अधिक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या बताइए यह क्रिया संभव है? जरा बच्चों बताइएगा, क्या यह क्रिया संभव है? नहीं संभव है। देखिए हम यहाँ लिखे हैं, लेकिन नीचे वाली धातुएं, क्या भैया? नीचे वाली धातुएं अपने से ऊपर रखी धातुओं के लवण में से धातु को विस्थापित नहीं कर पाती। अर्थात अब इसके धातु के लवण में से धातु को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, अर्थात यह रिएक्शन संभव नहीं है। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। MgSO4 प्लस Na की क्रिया करा रहे हैं, इस पर सोडियम धातु की क्रिया करा रहा है। तो बताइए बच्चों क्या यह अभिक्रिया संभव है? रिएक्शन संभव है? जरा हमको बताइएगा आप लोग, संभव हो तो बोलिएगा। देखते हैं। अच्छा Na कहाँ है? यहाँ है। Mg कहाँ है? यहाँ है। अर्थात यह Na से नीचे है, अर्थात यह अभिक्रिया संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि यह Mg का लवण है और Mg नीचे है, Na ऊपर है, तो यह क्रिया यानी Na इसके धातु के लवण में से धातु को विस्थापित कर देगा, अर्थात Mg को बाहर कर देगा। तो बनेगा क्या आपका? Na2SO4 प्लस बाहर क्या निकलेगा? Mg। क्या बाहर निकलेगा? Mg। बैलेंस कर ले, यहाँ 2Na हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है बच्चों? इसी प्रकार से सपोज कर लीजिए हम ले लें Na2SO4 प्लस Mg। अब बताइए बच्चों क्या ये इक्वेशन संभव है? तो आपका उत्तर होगा नहीं। क्यों बच्चों? क्योंकि Mg आपका कहाँ है? नीचे है, और सोडियम कहाँ है? ऊपर है। तो यह देखिए धातु का लवण ऊपर हो गया, यानी ऊपर इसकी क्रियाशीलता अधिक है और इसकी क्रियाशीलता कम है, अर्थात यह अभिक्रिया संभव नहीं है।
इसलिए ये क्या है, अभिक्रिया संभव नहीं है। इसी प्रकार से बच्चों आगे हम देखते हैं। अब हम ले रहे हैं ZnSO4, ZnSO4 और ZnSO4 पर हम Mg की क्रिया करा रहे हैं। किसकी क्रिया करा रहे हैं बच्चों, Mg की क्रिया करा रहे हैं। तो क्या यह इक्वेशन संभव है, जरा बताइएगा बच्चों। हाँ, यह इक्वेशन संभव है। क्यों संभव है, क्योंकि देखिए अधिक रिएक्टिव मेटल यानी अधिक सक्रिय धातु कहाँ है, ऊपर है, और कम सक्रिय धातु का लवण कहाँ है, नीचे, इससे बना हुआ है, इसलिए क्या है, संभव अभिक्रिया होगा। अर्थात यहाँ क्या बन जाएगा, MgSO4, MgSO4 क्या बाहर निकल जाएगा, Zn। क्लियर हो रहा है बच्चों। अच्छा, अब इसी को पलाट दे रहे हैं, हम लिख रहे हैं MgSO4 प्लस Zn। क्या यह इक्वेशन संभव है बच्चों, बता सकते हो आप लोग। तो आपका उत्तर होगा नहीं। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि Mg आपका कहाँ है, ऊपर है, यानी MgSO4 का जो लवण है यानी मैग्नीशियम का जो लवण है यह ऊपर है, और Zn कहाँ है, नीचे। Zn कम क्रियाशील है, Mg अधिक क्रियाशील है, अर्थात यह इसके लवण को विस्थापित नहीं कर पाएगा, अर्थात यह इक्वेशन आपका संभव नहीं है। इसी प्रकार से बच्चों अगला एक एग्जाम्पल और देखते हैं। FeSO4 हम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बच्चों, FeSO4 फेरस सल्फेट। इस फेरस सल्फेट पर हम जिंक धातु की क्रिया करा रहे हैं। किसकी क्रिया करा रहे हैं, जिंक धातु की। देखते हैं क्या ये इक्वेशन संभव है। तो जरा देखिएगा बच्चों, Zn कहाँ है, Zn आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, और Fi कहाँ है, यहाँ। गौर से देखिएगा, यानी Zn ऊपर है, अर्थात इसकी क्रियाशीलता अधिक है, और Fi क्या है, नीचे, इसकी क्रियाशीलता कम है। तो निश्चित रूप से अब Fi की क्रियाशीलता कम है, तो FeSO4 में से Fi को Zn बाहर निकाल देगा, अर्थात यह अभिक्रिया संभव है। तो क्या होगा भैया, ZnSO4 और यहाँ आपका क्या बच जाएगा, Fi। इसी प्रकार से बच्चों अगर इसको हम पलट दें, लिख दें ZnSO4 प्लस क्या बच्चों, Fi। तो बताइएगा बच्चों क्या यह संभव है। तो फिर देख लेते हैं। अब Fi कहाँ हो गया, नीचे, और Zn कहाँ हो गया, ऊपर हो गया। तो देखिएगा यह अधिक क्रियाशील का लवण है और यह कम क्रियाशील है, तो क्या यह संभव है, नहीं संभव है, अर्थात यह अभिक्रिया नहीं होगी। क्लियर हो रहा है बच्चों। इसी प्रकार से एक और इक्वेशन हम देखते हैं बच्चों, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस Fi। बताइएगा बच्चों क्या यह संभव है। चलिए देखते हैं। यहाँ कॉपर सल्फेट यानी Cu कहाँ है बच्चों, Cu आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ, और Fi कहाँ है, यह यहाँ, यानी Fi अधिक क्रियाशील और Cu जो है कम क्रियाशील, और Cu का यह लवण है। तो निश्चित रूप से जब यह अधिक क्रियाशील है और यह कम क्रियाशील है, तो इस कम क्रियाशील वाले में से Cu को Fi विस्थापित कर देगा, अर्थात यह अभिक्रिया संभव है। तो क्या होगा भैया, बनेगा Fi प्लस SO4, FeSO4, फिर बाहर क्या निकल जाएगा, Cu। इसको भी पलाट करके हम देख लेते हैं बच्चों। इसी प्रकार से FeSO4 प्लस Cu, तो क्या यह अभिक्रिया संभव है, इसको देख लें। अब Cu क्या हो गया भैया, नीचे हो गया, और Fi आपका क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो FeSO4 का लवण क्या है, अधिक क्रियाशील है और यह कम क्रियाशील है, इसीलिए यह संभव नहीं है, अर्थात यह रिएक्शन संभव नहीं है। तो क्या बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से एक और देख लेते हैं। AgNO3 प्लस Ca। देखिएगा बच्चों, यह सिल्वर नाइट्रेट का लवण है और यह आपका कैल्शियम है। तो क्या है, यह अभिक्रिया संभव है, हम लोग देख सकते हैं बच्चों। जरा गौर से देखिएगा, Ca कहाँ है, यहाँ है, Ca आपका यहाँ है, और Ag आपका कहाँ है, यहाँ, अर्थात यह अभिक्रिया संभव है, क्योंकि Ca अधिक क्रियाशील और Ag कम क्रियाशील है। तो क्लियर हो रहा है बच्चों, यानी यह क्रिया संभव है। तो क्या बनेगा, Ca और यहाँ से NO3 आ जाएगा,
CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या बच जाएगा Ag। बैलेंस कर लें, यहाँ 2 जोड़ देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। देखिए बैलेंस हो गया, समझ में आ रहा है बच्चों। अगर इसी को पलाट दें, क्या कर दें, अब इसी को पलाट दें, हम लिख दें CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, तो क्या यह अभिक्रिया संभव है? नहीं संभव है भैया, ठीक इसका उल्टा हो गया। अर्थात तो देखिएगा CaNO3, Ca आपका अधिक सक्रिय धातु है और Ca आपका ऊपर है और Ag कहाँ है भैया, नीचे, इसीलिए यह अभिक्रिया नहीं कर पाएंगी, अर्थात यह इक्वेशन संभव नहीं है। तो क्या बच्चों इतना इक्वेशन समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से और इक्वेशन हम देखते हैं, Zn प्लस AgNO3, Zn प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, क्या नाम है भैया, सिल्वर नाइट्रेट। चलिए देखते हैं क्या यह संभव है अभिक्रिया भैया, बताइएगा आप लोग। तो हम देख ले Zn कहाँ है, Zn यहाँ है, क्लियर हो गया। Ag कहाँ है, यहाँ है, तो इसलिए Zn अधिक क्रियाशील और Ag आपका कम क्रियाशील, अर्थात यह अभिक्रिया संभव है। तो क्या होगा भैया, लिखेंगे Zn, यहाँ से NO3 जुड़ जाएगा, NO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बैलेंस कर लें, यहाँ 2 जोड़ दें, यहाँ भी 2 जोड़ दें, बैलेंस हो गया। अगर हम ZnNO3 ले लें, ZnNO3 पहले ले लें का होल ट्वाइस प्लस Ag ले लें, तो बताइए बच्चों क्या यह अभिक्रिया संभव है? यह अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि Zn ऊपर है और Ag नीचे है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से अभिक्रिया संभव नहीं है। क्लियर हो रहा है बच्चों? इतना इक्वेशन क्लियर हुआ। तो बच्चों आप लोगों को देखना क्या है, केवल ये देखना है कि कौन अधिक क्रियाशील धातु है, कौन कम क्रियाशील धातु है। हमेशा कम क्रियाशील धातु का जो लवण होगा अधिक क्रियाशील धातु के द्वारा उसमें से धातु को विस्थापित कर दिया जाएगा, यही हमको ध्यान देना है। तो इस तरह से बच्चों इस पर ध्यान दीजिए। ये आपका यहाँ तक रिएक्टिविटी सीरीज खत्म हुआ। अब इसमें का कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं बच्चों, हमको बताइएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों क्वेश्चन है, क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई लोहे की कील पर लवण जम जाता है? क्वेश्चन है बच्चों कि क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई लोहे की छड़ पर लवण जम जाता है? ये हमारा कॉपर सल्फेट है CuSO4 और यह हमारा लोहे की छड़ है। अब लोहे की छड़ इसमें डालते हैं तो इस पर लवण जम जाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी अभी हम आपको लिखाए हैं कि श्रेणी में ऊपर रखी हुई धातुएं नीचे रखी हुई धातुओं के लवण में से धातु को विस्थापित कर देती हैं। अर्थात इसमें आप लोग देखिएगा Fi आपको कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, Fi कहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है, और Cu आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे। अर्थात Fi ऊपर है और Cu नीचे है, इसलिए Fi क्या करेगा, क्या करेगा, SO4 को लेकर के FiSO4 बना लेगा, अर्थात इस पर लवण जम जाएगा और Cu बाहर हो जाएगा। तो बनेगा आपका क्या, FiSO4 प्लस Cu। समझ में आ रहा है? तो एक बार और इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारा है, क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई लोहे की कील पर लवण जम जाता है? तो देखिए लवण जम गया, इसलिए जम गया कि Fi आपका सक्रिय श्रेणी में ऊपर है और आपका Cu क्या है, नीचे है। इसी प्रकार से बच्चों अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सिल्वर। अगला क्वेश्चन बच्चों सुनिएगा, तांबा सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है। तांबा अर्थात Cu सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से AgNO3 का होल ट्वाइस, AgNO3 विलयन में से सिल्वर को विस्थापित कर देता है।
किंतु सिल्वर जिंक सल्फेट विलयन में से ZnSO4 जिंक सल्फेट विलयन में से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है। फिर क्वेश्चन सुनिएगा बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि तांबा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, लेकिन सिल्वर जिंक सल्फेट के विलयन में से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो इसका कारण यही है बच्चों, क्योंकि देखिएगा आपका कापर Ag से ऊपर है, इसलिए Ag को यह विस्थापित कर देता है, लेकिन यहाँ आपका Zn ऊपर है और Ag नीचे है, अर्थात Ag नीचे और Zn ऊपर है, इसलिए विस्थापित नहीं कर पाता, अर्थात यह इक्वेशन संभव नहीं है, लेकिन यह आपका संभव है। CuNO3 का होल ट्वाइस बन गया और बाहर आपका क्या निकल जाएगा, Ag। बैलेंस कर लीजिए। क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है? इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इसी प्रकार से बच्चों जरा अगला क्वेश्चन सुनिएगा, निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है या नहीं। निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है या नहीं, तो हम अभिक्रिया लिख करके आपको दिखा रहे हैं। ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। बताइए बच्चों, क्या यह अभिक्रिया संभव है? जरा गौर से देखिएगा। तो Zn आपका कहाँ है? Zn आपका यहाँ है, तो यह Zn का लवण हो गया। Ag कहाँ है? आपका नीचे, यह कम क्रियाशील है और ये क्या है, अधिक क्रियाशील, अर्थात अधिक क्रियाशील का यह लवण है और यह कम क्रियाशील है। तो यह कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील लवण के धातु में से लवण को विस्थापित नहीं कर पाएगा, अर्थात यह अभिक्रिया संभव नहीं है। क्लियर हो रहा है बच्चों? इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की छड़ डालने पर विलयन का रंग धीरे धीरे नीला हो जाता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में गौर से देखिएगा, यही आपका कॉपर सल्फेट है। क्या है बच्चों? यही आपका कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। इस कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में यदि हम लोहे का छड़ डालते हैं तो धीरे धीरे जो है इसका नीला रंग खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आयरन होता है वह आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और स्वयं FeSO4 बन करके धीरे धीरे विलयन का रंग गायब कर देता है। क्लियर हो रहा है बच्चों? तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी का एक तार कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया गया, अर्थात Ag जो है, Ag यही तो है, चांदी का एक तार कॉपर सल्फेट के CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया गया तथा दूसरे बर्तन में तांबे का तार, किसका तार भैया? तांबे का, अर्थात कॉपर का तार, तांबे का तार सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के विलयन में डुबाया गया। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबाया गया तो दोनों बर्तनों में क्या परिवर्तन होगा, यही हमसे पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन सुनिएगा, कह रहा है कि चांदी का एक तार कॉपर सल्फेट के एक विलयन में डुबाया गया तथा दूसरे बर्तन में कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबाया गया, तो बताइए इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए विद्युत रासायनिक श्रेणी से हम देख लेते हैं। Ag आपका कहाँ है? नीचे है, और आपका कॉपर कहाँ है? कॉपर आपका ऊपर है, इसलिए तो ये कॉपर सल्फेट का विलयन है और ये किसका विलयन है बच्चा? Ag है, इसलिए Ag नीचे है और कॉपर ऊपर है, अर्थात यह इक्वेशन संभव नहीं है। क्लियर हो रहा है? इसी प्रकार से अगला देखें, Cu कहाँ है भैया? ऊपर है, और Ag कहाँ है? नीचे है। तो Cu यहाँ है और AgNO3 का यह लवण है, अर्थात नीचे वाला इक्वेशन संभव है। तो क्या बनेगा भैया? CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। बैलेंस कर लीजिए। क्लियर हो गया? अर्थात यदि चांदी का तार कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कोई
अभिक्रिया नहीं होगी, अर्थात कोई पदार्थ नहीं बनेगा, अर्थात इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि तांबे को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबाया जाता है तो वहाँ कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को विस्थापित कर देगा। समझ में आ रहा है बच्चों? अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस तरह से आपका यह टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू।